अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक है आपका जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल पिछले क्लास में मैं आपको बताया कि आपके शरीर में जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हो किसकी वजह से है, जीन की वजह से, है ना। अब कोई ऐसा मटेरियल है जो उस कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर के जाता है कि नहीं। अब वो क्या मटेरियल है और उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो बनता किससे है, उसके कंपोनेंट क्या है, उसको अभी यहाँ पर देखेंगे, है ना। जेनेटिक मटेरियल आप उसको कहोगे जो कैरेक्टर के ट्रांसफर या कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में मदद करेगा आपका, है ना। जैसे आप देखे हो कि आपके फादर के कुछ कैरेक्टर आपके में आते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर का आता है, और बहुत सारे कैरेक्टर जो है दोनों से अलग होते हैं। इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का यूनिक आइडेंटिटी होता है, हर एक अलग अलग है, कोई भी किसी के सिमिलर नहीं होता। वो केवल पिक्चर में होता है, सूर्यवंशम टाइप के में अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन, ऐसा नहीं होता कभी, वो मिक्सिंग होता है। अभी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है। देखो 50% और 50%, ये यहाँ पर था आपका 100%। 100% मीन्स आपको मैं समझाया कि 46 क्रोमोसोम है आपके शरीर में, चाहे मेल हो या फीमेल हो। वो जब गेमेट फॉर्मेशन करते हैं तो 23 में डिवाइड हो गए, है ना। तो ये जो 23 है और ये जो 23 है एग्जैक्टली क्या है, दोनों सिमिलर है। दोनों क्रोमोसोम एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। हर एक क्रोमोसोम का एक कॉपी होता है एक्स्ट्रा, इसीलिए आप कह देते हो कि डिप्लॉयड है। 2 होगा तो ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। इसी तरह से फीमेल के केस में भी सेम कंडीशन होता है, 23 और 23। अब ये इसके साथ फ्यूज किया, इसके साथ फ्यूज किया, कौन सा किसके साथ फ्यूज किया, ये सब रैंडम यूनियन कहलाता है, रैंडम मेटिंग। इसमें किसी तरह का कोई बायस नहीं है कि ये एक्स क्रोमोसोम वाई के साथ फ्यूज होगा, वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ फ्यूज, ऐसा कुछ नहीं है। ये अननोन रहता है और ये 50% चांस रहते हैं मेल और फीमेल चाइल्ड आने के। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद अब देखोगे ये जो 23 यहाँ से आया है, इसका 23 क्रोमोसोम यहाँ पे आया है, आगे आके यहाँ पर 46 क्रोमोसोम बनाए और ये बन गया आपका एम्ब्रियो, जाइगोट वगैरह वगैरह। अब होता ये है कि जब एग्जैक्टली 50% क्रोमोसोम हमारे शरीर में हमारे फादर का है, 50% क्रोमोसोम एग्जैक्टली मदर का है, तो फिर दोनों मिल करके इंसान को तो अर्धनारीश्वर बन जाना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं। आधा फीमेल से आया आधा मेल से आया तो एग्जैक्टली हाफ हाफ कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारे कैरेक्टर सिमिलर नहीं है। आप केवल अंदाजा लगाते हो कि नाक ऐसा है, कान ऐसा है कि नहीं, हेयर स्टाइल ऐसा है, चेहरे का रंग ऐसा है, और बहुत सारे कैरेक्टर जो है अलग दिखने लगते हैं। तो वो भिन्नता आता है, वेरिएशन जिसको आप लोग कहते हो। इसीलिए हम लोग जेनेटिक्स में 2 चीजें पढ़ते हैं, क्या, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन ये 2 टर्म है। हेरिडिटी मीन्स जो कैरेक्टर आपने अपने प्रीवियस जनरेशन से अपने में अपनाया है वो आपका हेरिडिटी है, और जो बदलाव आपने लाया है अपने अंदर वो आपका वेरिएशन है। तो ये दोनों को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं जेनेटिक मटेरियल की क्या फीचर होने चाहिए। चलो फीचर पहला लिखो, able to, it should be able to replicate, it should be able to replicate। मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए कि वो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करे। अब रेप्लिकेशन क्या है, मतलब 2 से 4, 4 से 8, मतलब क्वांटिटी को बढ़ा सके। क्वांटिटी को बढ़ाएगा तब तो अपने समान एक संतति तैयार करेगा कि नहीं। इसीलिए वो रेप्लिकेट होने की उसमें क्षमता होना चाहिए।
ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। इट शुड बी केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल, मतलब इसका केमिकल नेचर, इसका स्ट्रक्चर जो है स्थायी होना चाहिए, बदले ना। बदला मतलब आपके शरीर में चेंज आया, समझ आ रहा है? आपके पास बहुत बड़ा डीएनए है, आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स में बहुत छोटा डीएनए रहता है। अगर उस डीएनए के किसी एक छोटे से पॉइंट में अगर बदलाव आ गया तो वो आपके शरीर में दिखना चालू हो जाता है कि नहीं? आप लोग देखे होंगे कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, कभी कभी सूंड वाला बच्चा आ जाता है, कभी पूंछ वाला आ जाता है, लोग जाते हैं अगरबत्ती नारियल लेकर के, होता है ना ऐसा। तो ये जो है कहीं ना कहीं बदलाव आ गया है उसके जीन कंटेंट में, इसकी वजह से ये ऐसा डेवलपमेंट आया है। आपके अंदर में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक चेंज नहीं आया है, मतलब आपका डीएनए या जीन जो है स्टेबल है, ये मान के चलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, it should express itself, it should express itself when inherited। ये इंग्लिश समझ में तो आ रहा है ना? it should express itself when inherited। inherited मतलब अगर वो प्रीवियस जनरेशन से आपके में आया है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। एक्सप्रेशन, आपके शरीर में कोई पर्टिकुलर जीन है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। दो ही चीजों से जानते हैं उस जीन को, एक होता है इंटीग्रेशन और एक टर्म आता है एक्सप्रेशन। इंटीग्रेशन या आप कह सकते हो ट्रांसफर, अगर वो जीन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है और होने के बाद वो एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मुद्दा है। अगर ट्रांसफर हो गया और एक्सप्रेस नहीं किया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ना? तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल का ये 3 फीचर होना चाहिए, वो रेप्लिकेट कर सके, मतलब अपने आप को डिवाइड कर सके और मल्टीप्लाई कर सके। दूसरा है स्टेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर आपके शरीर पे हीट पड़े, कोल्ड पड़े तो ये क्या है, उसका डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तीसरा है एक्सप्रेस करना चाहिए जब अगर वो इनहेरिटेड हुआ तो। समझ आ गया ये फीचर्स? ये एक कॉमन फीचर है जेनेटिक मटेरियल होने के। अब जेनेटिक मटेरियल को डिसाइड करने के पहले बहुत सारे अपने अपने साइंटिस्टों ने अपना अपना तथ्य दिया। कुछ कहें कि जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लिक एसिड, ये सुने हो? न्यूक्लिक एसिड, ये एसिडिक है, एसिड लिखा हुआ है। न्यूक्लिक इसलिए कह दिया गया क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब न्यूक्लियस क्या है? क्या है? सेल, ये आपका सेल है, इसके ऊपर में अगर प्लांट सेल है तो आपके पास सेल वॉल होता है। ये आपका क्या है? मेम्ब्रेन है, इसके अंदर में होता है न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस के अंदर में ये पाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी न्यूक्लियस में हुई, किसके न्यूक्लियस में? पस सेल, पस सेल के न्यूक्लियस में से हुई, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड टर्म है, टर्म दिया अल्टमान और डिस्कवरी किया फ्रेडरिक मिशर ने। और इसको सबसे पहले कह दिया जाता था कि यही वो चीज है जो लेकर के जाता है कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसी को जेनेटिक मटेरियल मान लिए। अब न्यूक्लिक एसिड आप देखोगे आपके पास 2 तरह का न्यूक्लिक एसिड है। कौन कौन सा? डीएनए, क्या कहते हो? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपने कहा न्यूक्लिक एसिड है ना। और दूसरा है आरएनए,
अब फिर दिमाग घूम गया लोगों का। अब आपके पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है, तो अब इनमें से कौन सा न्यूक्लिक एसिड जो है कैरेक्टर को लेकर के जाएगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल के रूप में हम किसको माने, डीएनए को कहें या आरएनए को कहें। समझ आ रहा है बात। फिर इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, है ना। उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए, अवेरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड, ये तीन साइंटिस्टों ने मिल करके एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इन्होंने प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया आपको। अब जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये तो हो गया, फिर हमारा डीएनए रहता कहाँ है, किस रूप में है वो, फिर क्रोमोसोम कैसे बना, ये सब की डिस्कवरी होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले अभी देखेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो जो बेसिक यूनिट है वो आपका है जीन, लेकिन क्रोमोसोम जीन से ही बना है। इस चीज की डिस्कवरी बाद में हुई जब क्रोमोसोमल थ्योरी आया, है ना। इससे अब देखो, अभी आपको मैं इससे पहले समझा रहा था कि 46 क्रोमोसोम आपके शरीर में होते हैं और आपके गेमिट में 23, जस्ट उसका आधा, है कि नहीं। सेम एग्जैक्टली फीमेल गेमिट में भी 23 क्रोमोसोम होंगे, दोनों आपस में फ्यूज हुए, 46 बन गया और फिर से एक जनरेशन तैयार हो गया। समझ आ रहा है। तो खेल पूरा क्रोमोसोम का है। अब वो जो 23 क्रोमोसोम है, उन सब हर एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन उसमें है जो अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई आपका हाथ पैर बनाने में मदद कर रहा है, कोई आपका डाइजेशन कराने में मदद कर रहा है, कोई फूड को चबाने में मदद कर रहा है, कोई पलक झपकने में मदद कर रहा है, कोई आपकी ग्रोथ में मदद कर रहा है। ऐसे बहुत सारे जीन उसमें क्रोमोसोम में आपके 23 पेयर्स में बसे हुए हैं, है कि नहीं। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बना होता है दो चीजों से मिलकर, एक है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। दोनों आपस में मिलेंगे तब जाके ये बनाएगा क्रोमोसोम। सबसे बड़ा फॉर्म जो जेनेटिक मटेरियल का है वो है क्रोमोसोम, है ना। अगर आप सीरीज में चलो, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बनता है क्रोमेटिन फाइबर से। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन किससे बना रहता है, डीएनए प्लस प्रोटीन से। ये देखो ये सीरीज है, ऐसे ही आपका फॉर्मेशन होगा। पहले आपका डीएनए, फिर डीएनए के अंदर में होते हैं जीन, जीन के अंदर में होते हैं एलील्स। ये यहां तक हम लोग पहुंच गए, मेंडल वहां तक पहुंच चुका था बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, इसीलिए तो वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। यही आपका मेन है जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपके शरीर में एक्सप्रेस कराएगा, एलील्स। जीन के अंदर का कोई पॉइंट है, लोकस है, जिसको आप कहते हो एलील्स। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो एलील पाया जाता है जीन में, जीन पाया जाता है डीएनए में, डीएनए प्रोटीन के साथ रैप्ड हुआ और बन गया क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड हुए यानी घना हुआ और बन गया आपका क्रोमोसोम। तो ये आपका सीक्वेंस चलता रहता है। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंचते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन देखो, ये है यहाँ पे डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन, दोनों आपस में मिक्स होते हैं तब आपका बनता है जेनेटिक मटेरियल। अब देखो यहाँ पर ये एसिडिक नेचर का होता है और ये जो प्रोटीन है ये बेसिक है। आपके शरीर में किसी चीज को सरवाइव करना है तो उसको न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं। एसिडिक है, सपोज आपने कुछ बेसिक वाला चीज आपके शरीर में गया तो वो तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है। कैसे न्यूट्रलाइज करता है, वो किसी प्रोटीन जो बेसिक नेचर के होंगे, अम्लीय क्षारीय समझते हो कि नहीं,
उसके साथ वो बंधा हुआ रहता है और इस तरह से एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर आपके पास बनता है जिसको आप कह देते हो क्रोमेटिन। ये देखो ये दोनों बने मिल करके क्रोमेटिन बनाया। क्रोमेटिन क्या है? धागा नुमा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक कहते हो आप लोग, फाइबर है छोटा सा। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। प्रोटीन होता है आपके पास, एक होता है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। ये दो तरह का प्रोटीन शरीर में पाया जाएगा। देखो डीएनए आरएनए, हमारे शरीर में तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ हो गया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है कॉनरैड। इसने प्रूफ किया कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस में। अब बाकी जेनेटिक मटेरियल के फीचर आपके पास हैं, यही सारे फीचर जो मैं आपको लिखाया हूं वायरस में आरएनए परफॉर्म करता है। समझ आ रहा है बात? ये क्या करता है? आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में इन्होंने प्रूफ कर दिया, कॉनरैड नाम के साइंटिस्ट ने। अब हमारा तो मेन मुद्दा ये है डीएनए, क्योंकि जो प्लांट में है वही आपको मेजर फोकस करना है कि नहीं करना है? ओके चलो, तो हम लोग अब देखेंगे डीएनए के बारे में। मिटा दूं मैं? डीएनए हेडिंग डाल लो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब खेल है केवल ऑक्सीजन का दोनों में। ऑक्सी कह रहे हैं आप, डीऑक्सी माने दो बार ऑक्सीजन आता है उसके स्ट्रक्चर में, इसलिए उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कह दिए। अब डीएनए के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिखो। हाँ, अब डीएनए बनता किससे है? तीन चीजों से मिलकर। पहला है आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस, दूसरा शुगर, तीसरा फॉस्फेट। ये फॉस्फेट फास्फोरस है ना, PO4 फॉस्फेट लिखते हैं अपन। शुगर समझ गए होंगे, कोई भी एक शुगर होगा आपके पास, और ये नाइट्रोजीनस बेस। कितने मामूली चीजें हैं ये, इजीली बॉडी को अवेलेबल हो जाता है और इन्हीं से मिल करके आपका डीएनए बना हुआ है। ठीक, अब कैसे बनता है इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजीनस बेसिस। अब नाइट्रोजीनस बेसिस आपके पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पहला दूसरा। एक होता है प्यूरीन्स और पायरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन, ऐसा दो प्रकार का आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। अब प्यूरीन्स में क्या क्या आते हैं? प्यूरीन बेसिस ऐसे कहते थे हैं। तो प्यूरीन्स में आते हैं क्या? एडिनाइन, गुआनाइन, फिर पायरिमिडीन में थायमीन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। ये आपके बेसिस हो गए। तो जब भी अब मैं इधर बात करूं और मैं कहूं कि बेस,
तो आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए कि वो बेस मतलब नाइट्रोजीनस बेस के बारे में बात कर रहे हैं। फटाक से इस कदर इसको पढ़ डालो कि जब भी एक बार मैं बेस शब्द कहूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नाइट्रोजीनस बेस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो प्यूरिन और पायरिमिडिन दो होता है, प्यूरिन में आता है ए और जी, इसके कैपिटल लेटर्स में ऐसे लिखते हैं ना, ए जी, एडिनाइन और गुआनाइन को, वैसे ही आपका थाइमिन को टी सी यू ऐसे कह देते हैं। तो ये सब आपके दिमाग में एकदम एक क्लिक में खट से आना चाहिए। समझ आ गया? तो ये दो तरह का आपके पास प्यूरिन है, पायरिमिडिन है ना। प्यूरिन में क्या क्या आते हैं, क्या है, जोर से बोलो, गुआनिन। फिर पायरिमिडिन में थाइमिन, साइटिसिन और यूरासिल। हो गया यहां तक। अब आपके पास है सुगर। सुगर होता है कैसा वाला, पेंटोज। पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर, पेंटागॉन मतलब समझते हो, 5 छोर वाला, ऐसा सुगर होगा। ये शुगर का स्ट्रक्चर है, ये केमिकल स्ट्रक्चर, पेंटोज सुगर। और ये है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो, नाइट्रोजीनस बेस प्लस सुगर प्लस आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों एक साथ जब कंबाइन होते हैं तो इसको आप लोग कह देते हो न्यूक्लियोटाइड। ये शब्द याद रखना, हम लोग बहुत नीचे से पढ़ रहे हैं, अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा मैं डीएनए का। क्या कहलाया ये, न्यूक्लियोटाइड। कब कहलाया, जब नाइट्रोजीनस बेस, सुगर और फॉस्फेट ग्रुप एक कंबाइन होते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। जब नाइट्रोजीनस बेस और सुगर केवल यही दो रहे तो आप इसको कह देते हो न्यूक्लियोसाइड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है व्यापम का, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। किसको समझ नहीं आया, आ गया ये? आपके पास तीनों है, देखो आपका डीएनए बना है 3 चीजों से, अब तीनों चीजें आपके पास मिलेंगी तो आप कह दोगे न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट ग्रुप अगर नहीं है तो आप कह दोगे न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हो गया यहां तक? इसीलिए डीएनए को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, साइड नहीं। डीएनए हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि तीनों से मिल करके बना होता है। साइड कब होगा, जब उसमें से आपने फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया। यहां तक समझ आ गया? चलो आगे बढ़े। अब इन तीनों को मैं स्ट्रक्चरली आपका जोड़ूंगा। देखो सबसे पहले आपके पास आ गया शुगर, ठीक। इसके बाद यहां पर आ गया आपका नाइट्रोजीनस बेसिस जुड़ गया, यहां पर आपका जुड़ गया फास्फेट का ग्रुप, फास्फोरस का। अब ये क्या बना, क्या है बना, न्यूक्लियोटाइड। अभी तो मैंने कहा जब आपके पास तीनों हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड, ये स्ट्रक्चर कहलाया आपका न्यूक्लियोटाइड। अब मेरे को दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो मैं कैसे करूंगा, यहां पर फिर एक शुगर बनाऊंगा ऐसे, और नाइट्रोजीनस बेस यहां पे बनाया, देखो अब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए, जुड़े कि नहीं जुड़े? फिर तीसरा अगर मैं जोड़ूंगा तो फिर वैसी होगा। ये देखो, तो आपस में ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, तब डीएनए का एक स्ट्रैंड बनता है। लेकिन आपको मालूम है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड वाला होता है कि नहीं? उसमें 2 सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर रहता है, आप लोग पढ़ते आए होंगे बचपन से, ऐसा करके स्ट्रक्चर आपके पास रहता है डीएनए का। तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड चेन बन गया। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड चेन इसके जस्ट उल्टा चलता है। उल्टा कैसे, देखो इसका शुगर का मुंह ऊपर की तरफ है, इस बार नीचे की तरफ आएगा।
ऐसे यहां से जुड़ा होगा नाइट्रोजिनस बेस के साथ में, यहाँ पे फास्फोरस ग्रुप। ऐसे ही करते करते अब ये चलेगा देखो, मतलब ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा बढ़ रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा बढ़ रहा है। तो डीएनए का हमारा स्ट्रक्चर जो है हमेशा ऐसे रहता है। इसको आप लोग क्या कहते हो? एंटी पैरेलल। पैरेलल माने समानांतर होता है, जो एक ही दिशा में आगे बढ़े। एंटी पैरेलल मतलब उल्टा। क्लियर है? फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। चलो अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि आपके पास ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, ये सबको देखो, नाइट्रोजिनस बेसिस आपके पास कितने सारे हैं? आपके पास 2 और 3, 5 ठो है। 5 बेसिस है। ये 5 बेसिस आपस में बॉन्ड बनाते चलते हैं। अगर यहां पर एडिनाइन है तो उसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? थाइमीन बनाएगा, ऐसा करके। तो हर एक नाइट्रोजिनस बेस के लिए अपना न्यूक्लियोटाइड होता है। समझ रहे हो? मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये अलग अलग होगा। जैसे एक आपका ए वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, एक जी वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, टी वाला होगा, सी वाला होगा। समझ आ रहा है बात? बाकी के दोनों चीजें तो सेम है, शुगर और फास्फेट वही रहेगा। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बदलता है बेस के हिसाब से। समझ आ रहा है कि नहीं? यूरासिल आपका आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलता है ना, वो आरएनए का कंपोनेंट है। केवल अगर आप डीएनए की तरफ फोकस कर रहे हैं तो आपके पास 4 ही होंगे, ए, जी, टी और सी। क्लियर हो गया ये? अब देखो, हर एक अपने पास अलग अलग न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है। ये टी वाला है, यहाँ पे पी जुड़ गया। ये सपोज जी वाला है, ये पी जुड़ गया। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो फास्फेट और शुगर ग्रुप सब में कॉमन है, एक जैसा है। अंतर आता है कि ये बेसिस क्या है। तो जो बेस यहाँ पे होगा उसके साथ जुड़ने वाला न्यूक्लियोटाइड आपका इधर से जुड़ेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि ए हमेशा बॉन्ड बनाता है टी के साथ, एडिनाइन हमेशा जुड़ेगा थाइमीन के साथ, गुआनिन हमेशा जुड़ेगा साइटोसाइन के साथ। इसका मतलब आप क्या समझे कि प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ ही जुड़ता है। कभी प्यूरिन प्यूरिन या पायरिमिडीन पायरिमिडीन आपस में नहीं जुड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? देखो, एक प्यूरिन का बेस, दूसरा पायरिमिडीन का बेस आपस में मिल करके जुड़ते हैं, तब ये आपका ये कंप्लीट ये स्ट्रक्चर बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो देखो, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, जुड़ता है तो, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ये सब आप नोट करते चलो। डबल बॉन्ड, जी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। सपोज मैं यहां पे जी सी कर देता हूं, ये देखो, ऐसा बॉन्ड ये बनाते चलता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ए के बाद जी ही आए, ए के बाद ए भी आ सकता है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपने ए टी किया, टी ए भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर टी आ सकता है, इधर ए आ सकता है, इधर जी आ सकता है, इधर सी आ, कैसा भी रहे, ये अपना सीक्वेंस इसी तरह से चलता है। और यही आपका बन गया डीएनए का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। बताओ, है कुछ नहीं। और यही आपका पूरा शरीर, पूरा सिस्टम को यही चला रहा है। 3 चीजें मिल करके, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप। समझ आ गया? अब चलो डीएनए के कुछ फीचर्स लिखो। लिखो, डबल हेलिकल मॉडल, हेलिकल मॉडल किसने दिया?
किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने दिया। अब ये डबल हेलिकल क्या है? हेलिकल, हेलिक्स मतलब जो कॉइल जैसा स्ट्रक्चर रहे, उसको आप कॉइल देखे हो? देखे हो कि नहीं? ये डबल हेलिकल इसलिए कहा गया है, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड इधर जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है। आपने बनाया अभी डायग्राम में डबल हेलिकल मॉडल, ये ऐसा होता है डीएनए करके इन्होंने बताया। अगला पॉइंट लिखो, टू न्यूक्लियोटाइड चेन रन एंटी पैरेलल। टू न्यूक्लियोटाइड चेन रन एंटी पैरेलल। न्यूक्लियोटाइड के दो चेन थे, कौन कौन से? एक चेन ये है आपका इधर जो बना है, एक चेन आपका इधर बना है, और दोनों कैसे हैं? अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है। एक का मुंडी इधर की तरफ है, दूसरे का मुंडी इधर की तरफ है, इसीलिए आप उसको क्या कह देते हो? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कैसे बनाते हैं? ऐसे, अपोजिट हो जो, है ना। अगला पॉइंट लिखो, डायामीटर ऑफ डीएनए। डायामीटर माने क्या होता है? किसको कहते हैं डायामीटर? अरे हिंदी में क्या कहते हो उसको? व्यास बोलते हैं, तो वो भी नहीं पता है। और रेडियस, त्रिज्या, ये त्रिज्या व्यास कभी जिंदगी में सुने हो नाम? कैसा गोला होता है, याद करो। ये सेंटर कहते थे बचपन में, यहां से यहां तक जोड़ दिए, इसको आप क्या कह दिए? व्यास। त्रिज्या अभी भी कंफ्यूजन है, इसको जोड़े ये व्यास हो गया। मतलब अब आपको अगर डीएनए का व्यास निकालना है तो इसको कैसे लोगे? ये आपका डीएनए स्ट्रक्चर है, तो जो सर्कल है यहां से यहां तक का है आपका, इसी को तो आप व्यास मानोगे। ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? क्या समझते हो इससे? ए के ऊपर में बिंदी लगा दी है, क्या हुआ? ये 10 टू द पावर -10 यूनिट। उसके आगे कुछ लगेगा? सेंटीमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, क्या लगेगा? अब ये तो 10 टू द पावर -10, ये तो वैल्यू हो गया, क्या लगेगा? मीटर। मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। -10 का मतलब ये इसके नीचे है 10 जीरो तक, समझ आ रहा है? इतना छोटा यूनिट है। चलो अगला लिखो, डायमीटर समझ में आ गया। एडजेसेंट बेसेस आर सेपरेटेड बाई, एडजेसेंट बेसेस आर सेपरेटेड बाई 3.4 एंगस्ट्रॉम। एडजेसेंट बेस मतलब पड़ोसी, और बेस मने अब भी आपको मैं बोला, जब भी बेस आए आपके दिमाग में जाना चाहिए। एडजेसेंट बेस मतलब उसका पड़ोसी वाला बेस उस बेस से कितनी दूरी पे रहता है। मतलब आ जाओ वापस, ये आपका एक बेस है कि नहीं है? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। चाय वाय पी के आया करो, व्यायाम प्राणायाम एक्सरसाइज सब करके आया करो, यहाँ ऊंघाते मत बैठा करो। ये क्या है? बेस है। अब इसका एडजेसेंट बेस मतलब उसके नीचे वाला बेस, ये बगल वाला नहीं, समझ में आ रहा है? ये एडजेसेंट माने है आपका ये नेबर वाला, पड़ोसी। इसके साथ तो ये शादी कर लिया है, आप इसको देखोगे, ये होता है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम का। इन दोनों की दूरी इतनी होती है 3.4।
समझ आया? तो डायग्राम में आप ऐसे ही बनाओ तो दिमाग में बैठे रहेगा, रटना नहीं है कोई चीज को। थ्री 3.4। चलो नेक्स्ट आ जाओ, चौथा, पिच ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स कहने का मतलब है ए कंप्लीट टर्न। टर्न मतलब एक राउंड डीएनए घूमता है तो कितना दूरी होती है उसमें, ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। अब एक कंप्लीट टर्न कैसे निकालोगे? डीएनए तो आपका ऐसा है कॉइल जैसा, तो एक टर्न इसका कैसे होगा? कैसे होगा? ये आप एक सीधा रेखा खींच दिए, जब इसी पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट में आए तो एक राउंड हुआ माना जाता है कि नहीं? जैसे यहां से चालू किया, ये पॉइंट है, यहां से चालू किया, यहां पे घूम के आएगा इसी में, तो एक टर्न कहलाएगा। लेकिन ये तो घूमा कैसा है, ऐसा ऐसा करके गया है, ये कैसे बनेगा? यहां से चालू हुआ, ये आधा हुआ कि एक हुआ, और फिर यहां से ऐसे चालू हुआ, अब एक हुआ, ये कंप्लीट टर्न कहलाया, यहां से यहां तक। तो ये जो दूरी है ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम, एक टर्न। उसको आप कह देते हो पिच ऑफ हेलिक्स। चलो नेक्स्ट, ईच टर्न कंसिस्ट ऑफ, प्रत्येक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। ईच टर्न कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर। अब ये क्या है बेस पेयर? बेस क्या है? एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमिन, साइटोसाइन। अब बेस पेयर क्या है? पेयर मतलब क्या है? क्या होता है? अरे पेयर क्या है? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। तो 10, देखो 10 बेस नहीं लिखा है, 10 बेस पेयर होंगे। कैसे बेस पेयर होंगे? फिर से आ जाओ, ये आपका डायग्राम है, ये आपका क्या है? बेस है, और ये कंप्लीट आपका बेस पेयर है। समझ आ गया? ये बेस पेयर है, ये ऐसे ही बढ़ रहा है आगे। अब ये पूरा बढ़ते 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 जब एक टर्न आएगा तो उसमें टोटल ये 10 बेस पेयर होंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्यों पीछे वालों, आ रहा है कुछ? वेरी गुड। बेस पेयर समझ में आया कि नहीं? हमेशा आपके साथ पेयर में ही होते हर चीजें। अब देखो यहां पर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, हर चीज आपको पेयर में मिलेगा, समझ रहे हो? हर चीज जोड़ी में होता है संसार में, और यही जोड़ा आपको मिलेगा यहाँ पर भी। बिना पेयर के कोई कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं होता शरीर में। पेयरिंग, ये शब्द आप दिमाग में बैठा लो। ए है, टी, जी है, सी, ये दोनों आपस में पेयर पेयर वाले। यू नहीं आता, यू आता है आपका आरएनए में। जब आरएनए होगा तो ए इक्वल ए के साथ यू जुड़ा रहता है, टी नहीं होता। बस इतना ही अंतर है। तो अभी हम लोग डीएनए को जेनेटिक मटेरियल हमने कहा है, तो हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमेशा जोड़ी में होगा, और ऐसा करके जब ये एक टर्न करेगा यहाँ के जाते तक इसके पास 10 ठो बेस पेयर कंप्लीट मिलते हैं एक टर्न में। समझ आ गया बात? तो ये हो गया डीएनए का पूरा आपका कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। चलो इसी के साथ आरएनए भी देख लेते हैं। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको,
आरएनए आपके पास 3 तरह का होता है। एक होता है एम आरएनए, ये एम स्मॉल होगा, आरएनए कैपिटल होता है। दूसरा है टी आरएनए, तीसरा है आर आरएनए। ये इस तरह का होता है, 3 तरह का। एमआरएनए मतलब, एम माने मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब देखो एक होता है मैसेज, एक होता है मैसेंजर, है ना, संदेश, मैसेज, और संदेश वाहक माने मैसेंजर। समझ आ गए? जो संदेश को लेकर के जाएगा। अब क्या संदेश, कौन सा संदेश? आपके प्रीवियस जनरेशन के लक्षण, वही आपके मैसेज है कि नहीं? यही तो आपका मैसेज है ना। वही दावे के साथ कैसे कह सकता है कि यही मेरा पिताजी है, यही मेरा परदादा है? कैसे कहेगा? जब तक वो मैसेज उसके पास नहीं है। आप डीएनए मिला करके देखो, इस एकदम मैच करेगा, वही परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका मैसेंजर आरएनए कह देते हैं इसको, और इसी को आप लोग कहते हो हेरिडिटरी आरएनए, आरएनए। इसी में वो मैसेज होते हैं। मैसेज मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आपके पूरे वंश के जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी के अंतर्गत आपको मिलेंगे। ठीक है, 20 जनरेशन पहले का भी आप निकाल सकते हो कि यही मेरा पूर्वज है करके। फिर टीआरएनए, टी माने ट्रांसफर। अब शब्द लिखा है ट्रांसफर, मतलब कुछ चीज को ट्रांसफर करता होगा। ये क्या को करता है? एमिनो एसिड को। हम लोग देखेंगे टीआरएनए का शेप ऐसा कुछ होता है। ये इसको दिया था होली नाम के साइंटिस्ट ने। इसको कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। क्लोवर लीफ, क्लोव्स माने लौंग की पत्ती की तरह, ऐसा ही कुछ होता है। ये आपका होता है, यहां पर जुड़ा होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के चेन को आप कह देते हो प्रोटीन, कहते हो ना। तो एमिनो एसिड जुड़ा होता है, तो एक एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड के साथ जोड़ने का काम करता है, उसके कारण प्रोटीन चेन बनता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कह देते हैं। फिर आर माने राइबोसोमल, राइबोसोमल, जो आरएनए आपके राइबोसोम्स में होंगे वो राइबोसोमल आरएनए है। इसका कुछ खास फंक्शन नहीं है, बहुत मायना, बहुत छोटा सा फंक्शन है। तो इस तरह से 3 प्रकार के आरएनए, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका आरआरएनए 80%। ठीक, और सबसे कम होता है एमआरएनए 3 से 4%। ये होता है 10 से 15%। क्लियर हो गया ये? चलो अब पढ़ते हैं कारगाफ रूल। ये एक साइंटिस्ट है, इसने कुछ डीएनए को लेकर अपना नियम बनाया, उसको हम लोग देखेंगे। अब इसके अनुसार किसी डीएनए में, अब वो डीएनए कहीं का भी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग का हो, बैक्टीरिया का हो, चाहे प्लांट का हो, ये कहता है कि जितने मात्रा में प्यूरिन होते हैं
उतने ही मात्रा में पायरिमिडीन शरीर में पाया जाता है। ठीक, आपके पास नाइट्रोजिनस बेस दो तरीके का था, फिर से देखा गया, प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो जितने मात्रा में प्यूरिन शरीर में पाया जाएगा उतनी ही मात्रा में पायरिमिडीन भी आपके शरीर में मिलेगा। बात समझ में आए? ऐसा किसने कहा? ये कारगाफ कहो, चारगाफ कहो, जो कहना है कह दो, दिमाग में रूल उसका बसा होना चाहिए। प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। प्यूरिन पायरिमिडीन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्यूरिन में क्या क्या है? ए, जी, ठीक। पायरिमिडीन में क्या क्या है? टी और सी। ये केवल डीएनए के केस में होता है ना, आरएनए के केस में नहीं होता, याद रखना। ये डीएनए को लेकर के रूल दिया गया है। तो अब देखो, हमेशा ए अगर है तो वो पेयर बनाएगा टी के साथ। समझ आ रहा है बात? तो ए जितनी मात्रा में होगा उतनी ही मात्रा में टी भी होगा। ये तो जाहिर सी बात है ना, दिमाग में बस जाना चाहिए। जितने मात्रा में जी होगा उतने मात्रा में सी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये इसीलिए जितने मात्रा में प्यूरिन है उतनी ही मात्रा में पायरिमिडीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ऐसा इसने कहा। ठीक, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप ऐसे कर दो, A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। क्या ये सही है कि गलत है? गौर से देख के बताओ। सही है, बिल्कुल सही है। प्यूरिन और पायरिमिडीन मतलब आप अगर टोटल प्यूरिन मिला लिए, प्यूरिन मतलब एडिनाइन और गुआनाइन, दोनों का अमाउंट को आप ऐड करो, आपका एग्जैक्टली आएगा जितने आपके पायरिमिडीन है। ठीक, यही सब नियम है इसके। क्लियर हो गया ये? ओके। दो चीजें दिमाग में बसा लो। क्या चीजें? टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। दिमाग में सेट हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हो गया? और ए हमेशा टी के साथ पेयर बनाता है। इसका मतलब सपोज अगर मैं ये कहूं कि ए की मात्रा ज्यादा है और जी की मात्रा कम है, ए एक ठो है और जी दो ठो है, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 3 हो गए। तो इतने ही 3 ये भी होना चाहिए। अब देखो, ए एक ठो है, इसका मतलब टी भी एक ही ठो होगा। होगा कि नहीं होगा? और सी जी के बराबर होगा, मतलब 2 होगा, तो ये भी 3 हो गया। ऐसे करके ये प्यूरिन और पायरिमिडीन का जो अमाउंट है वो क्या होता है? बराबर आ जाता है। अब एक क्वेश्चन लिखो, इन ए सेल, किसी सेल में, इन ए सेल amount of adenine, amount of adenine A is equal to 30%। एडिनाइन की मात्रा 30% है। देन फाइंड आउट, पता लगाओ कि टी, जी और सी कितने कितने मात्रा में होंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपके पास 4 नाइट्रोजिनस बेस है ATGC, उसमें से ए का वैल्यू आपको दे दिया है कि ये 30% है, परसेंट में दिया है। तो आप पता लगा के बताओ कि आपके पास बाकी के 3 कितने होंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर पूछ दे तो आप छोड़ के आ जाओगे इसको। बोलो, हो गया? 37। अच्छा एक एक तो बताओ ना, टी कितना होगा? 30, जी 20 और सी 20। ऐसे ही आ रहा है। बाकी लोग का क्या है? अलग आ रहा है? हाँ बताओ क्या क्या आ रहा है? टी है, हाँ, जी 70 और सी 70। सी 70, ठीक। और बताओ, और किसी का
किसी का पॉइंट में भी आ रहा होगा। क्यों बनाए? कोशिश करो, आंसर लाने का इंतजार मत करो। आपको पूरा समझा दिया गया, ये देखो कैसे कैसे होता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, टाइम बर्बाद नहीं करते आपके पीछे। चलो इजिली देखते हैं। देखो आपके पास a का वैल्यू दे दिया है 30%। अब आप अगर a प्लस g प्लस t प्लस c, यही 4 से मिलकर के पूरा डीएनए बना है, पांचवा तो कोई है नहीं। समझ आ रहा है? मतलब ये सब मिल करके आपका बनेगा 100%। बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% हो गया ना, और कोई बेस तो है ही नहीं। अब a की वैल्यू दे दी है 30%, g की वैल्यू नहीं पता, t की वैल्यू जितना a होगा उतना t होगा, t तो आपका ऐसे ही निकल आया 30, और c ये भी नहीं पता, इज इक्वल टू 100 कर दिए। अब देखो ये g और c दोनों एक ही वैल्यू होंगे, g इक्वल टू c, और ये 30 कितना हो गया 60 प्लस 2g कर दिए अपन, कर सकते हैं। फिर ये हो गया 100, फिर 2g इक्वल 40, इधर का इधर जाता है, ऐसे देखते हो गणित। 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। आ जाओ, यही आना था ना। 2g इज इक्वल टू 40 हो गया। अब g इक्वल कितना है 60। क्या इंसान हो यार, ये 40 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 20 आया जी। अब जी जितना है उतना सी आएगा। अब वैल्यू सारे निकल गए, ए आपके पास आ गया 30, जितना ए है उतना टी इज इक्वल टू 30, जी आपका निकल के आया है 20, तो सी इक्वल टू 20। बस यही तो था सारा सा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और पेचीदा बनाते हैं, एक और लिखो। इफ अमाउंट ऑफ जी ना गुआनिन, इसकी वैल्यू होगी 0.4, जी का वैल्यू है 0.4, तो बाकी का निकालो। आया कुछ? क्या आया? हाँ 0.1, और थोड़ा और देखो। जोड़ घटाव का खेल है। बचपन में गणित नहीं पढ़े, अभी भी 2 + 2 पूछूंगा तो मोबाइल निकाल के कैलकुलेट करोगे, है ना। मोबाइल इस कदर दिमाग में बसा है कि दूसरा चीज बसने ही नहीं दे रहा है। कितना आया?
वही आ रहा है 0.1. चलो आ जाओ। अब यहां पर आपको पॉइंट में दिया है, इसका मतलब टोटल मिला के कितना होगा 1 होगा। ये देखो बड़ा आसान सा है। अब ए कितना दिया है, नहीं दिया है। जी दिया है आपका 0.4, टी दिया है, नहीं दिया है, टी की जगह ए ही लिख दे, और सी आपका 0.4 इज इक्वल टू 1 हो गया। ही 0.4 कितना होता है 0.1, 0.8, वेरी गुड। 2a प्लस 0.8 हो गया, ही इज इक्वल टू 1। 2a इज इक्वल टू कितना है 0.2, a इक्वल 0.2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कौन नहीं कर पा रहा है, कर लोगे, करके दिखाओ। 0.2 डिवाइडेड बाई 2, उसको करना क्या है, ये तो सीधी सी बात है 0.1, यही वैल्यू आएगा आपका, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिखो, अमाउंट ऑफ, इफ ऐसा लिखो, इफ ए अपॉन टी इज इक्वल टू 2 इन डीएनए, ऐसा लिख लो, पूरा कंप्लीट लिख लो, इन ए डीएनए ए अपॉन टी इज इक्वल टू 2 इन वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड की बात कर रहा है, इन वन स्ट्रैंड, स्ट्रैंड माने समझ गए, 2 स्ट्रैंड थे आपके पास, एक ऐसा जा रहा था, एक ऐसा जा रहा था। तो इसमें बता रहा है वो कि a अपॉन टी की मात्रा जो है 2 है, 2 है। तो इसी में दूसरे में अब आप लिखो, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a अपॉन टी इन अदर स्ट्रैंड, दूसरे स्ट्रैंड में उसी सेम वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए टी, ऐसे लिखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड टी इन अदर स्ट्रैंड, दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा। दिमाग में सेट होना चाहिए, ये स्ट्रैंड इसका उल्टा है, तो ये 1/2, वेरी गुड, टी अपॉन ए हो जाए, ऐसा टी अपॉन ए हो जाएगा 1/2, क्योंकि आप पहले ही बता दिया रन एंटी पैरेलल, उल्टा भागता है ये, है कि नहीं। तो एंटी पैरेलल होगा तो a अपॉन टी की वैल्यू अगर 2 है तो t अपॉन a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन कारगाफ रूल से आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, समझ आ गया। अब वो जमाना गया जो आपको ब्रिंजल का सीड रेट बताओ, है राइस का स्पेसिंग बताओ, क्लियर हो गया ये, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं हिस्टोन, आपका प्रोटीन के बारे में देखें। न्यूक्लिक एसिड आपका खत्म हो गया, डीएनए पढ़ लिए, आरएनए पढ़ लिए, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर पढ़ लिए, खत्म। अब प्रोटीन को देखते हैं। ओके, इसमें आपका 2 तरह का प्रोटीन है, हिस्टोन मेन यही है,
और एक होता है नॉन हिस्टोन। पूरे जेनेटिक सिस्टम में दो ही प्रकार का प्रोटीन आपको मिलेगा, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। समझ आ गया? इसमें से ये जो हिस्टोन है ये आपका होता है 80%, 80% आपका हिस्टोन मिलेगा, 20% आपका नॉन हिस्टोन मिलेगा। ये क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन समझते हो? आपके शरीर के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं प्रोटीन। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, बेसिक नेचर। बेसिक मने, बेसिक मने है? बेसिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेसिक? बेस, बेस अम्लीय क्षारीय क्या होता है? क्षारीय। तो क्षारीय की वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू 7 से ऊपर गया तो क्षारीय नेचर का हुआ। ये जो होता है हिस्टोन आपका बेसिक प्रोटीन है, क्षारीय प्रवृत्ति का। ये होता है एसिडिक नेचर का। अगला लिखो, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल ये होता है फंक्शनल। आपको हिंदी में समझ में आता है तो आप हिंदी में लिख लो नीचे में, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर माने आकार प्रकार देने वाला। ये आपके जेनेटिक मटेरियल को एक रूप देगा, है ना? ये फंक्शन, फंक्शन करेगा, कोई चीज पार्टिसिपेट करेगा किसी फंक्शन में, ये आपका केवल स्ट्रक्चर देने में मदद करता है, ढांचा। जैसे आपकी हड्डी है, आपके शरीर को ढांचा देने में मदद करती है। समझ आ रहा है? और शरीर के अंदर में पाए जाने वाले एंजाइम है वो फंक्शन करते हैं, डाइजेशन कराने का काम कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कराने का। तो ये सब उसका हो गया फंक्शनल नेचर। समझ आ गया? तीसरा लिखो, प्रेजेंट 1:1 विथ डीएनए। क्या समझ आया? ये प्रेजेंट 1:1, 1:1, मतलब डीएनए और हिस्टोन का अनुपात शरीर में बराबर होता है। जितनी मात्रा, देखो डीएनए तो आपने देख लिया, स्ट्रक्चर बनाए, अब आपको दिमाग में ये बसा होगा कि डीएनए एक तो धागा टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे निकल आएगा, उसको नापेंगे उसकी लंबाई से। हमने लंबाई नापा ना अभी, एंगस्ट्रॉम। लेकिन एक्चुअल में ये एक द्रव्य टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, लिक्विड टाइप का पदार्थ रहता है। उसको किससे नापते हैं? मोल में। मोल सुने हो ना, 1 मोल डीएनए, 2 मोल डीएनए। तो जितनी मात्रा में आपका डीएनए होगा उतने ही मात्रा में हिस्टोन प्रोटीन आपके पास होगा, बराबर शरीर में। तभी ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनता है। डीएनए आपका एसिडिक है, हिस्टोन आपका बेसिक है, ये बन गया न्यूट्रल। ठीक, चलो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कितने प्रकार के हिस्टोन होते हैं। ये H1, H2A, H2B, H3, H4, कितने हो गए? 5 की 4? पांच हुए। 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन आपके पास होते हैं। ये बीच में मैंने रेशियो का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इसके नीचे आपका रेशियो भी मैं बता दूं। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 2 होता है, ये 2 होता है, ये 2। क्या समझ में आया इससे? कि इनका रेशियो है, ये डबल डबल होंगे। जितनी मात्रा में H1 होगा उसका डबल H2, AB और H3, H4 होंगे। बात समझ में आ गया? रेशियो में ये हिस्टोन कम होता है, आधा होता है। ठीक, अब ये जो 4 हैं इनका एक जैसा फंक्शन है, और ये जो H1 एक है ये इसका अलग फंक्शन है। लिख लो,
इन्वॉल्व इन, इसमें इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटीन। क्रोमेटीन बनाने में, क्रोमेटीन के स्ट्रक्चर बनाने में ये मदद करता है। इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटीन। मैं आपको बताया था डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं और बन जाता है क्रोमेटीन फाइबर। ठीक, अब ये क्या करता है, होल्डिंग टुगेदर क्रोमेटीन फाइबर, क्रोमेटीन फाइबर को होल्ड करके, पकड़ के रखने में मदद करता है। ये क्या काम करता है, स्ट्रक्चर बनाने में। चलो आ जाओ देखते हैं। सपोज हमारे पास ये H2A, H2B, H3, H4, इसको मैं इस कलर से ले रहा हूं, ये चारों को, है ना। तो ये सब आपके स्टोन है। ये हो सकता है H2A हो, H3 हो, H4 हो, जो भी हो, है ना, ये चारों है। अब हमारा जो डीएनए है वो कैसा रहता है, इस पे लपेटाया हुआ रहता है, ऐसे करके घूमेगा। हिस्टोन में लपेटाया हुआ है। ये जो बना इसको आप कह देते हो क्रोमेटीन। समझ आ गया क्रोमेटीन कैसे बना, है ना। आपके सिलेबस में शायद नहीं है ये, आप यहीं से देख लो क्रोमेटीन कैसे बना। हिस्टोन में आपका डीएनए जो है ये घुमा घुमा है, ये व्हाइट कलर वाला आपका डीएनए है, ये लो, और ये अंदर में जो गोला गोला है वो आपका क्या है, हिस्टोन है। तो इस तरह से लपेटाने के बाद एक स्ट्रक्चर बन के आता है, इसको आप क्या कह देते हो, क्रोमेटीन। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखें, ये है आपका हिस्टोन। अब इसमें डीएनए क्या है, लपेटाया हुआ रहता है ऐसा, समझ आ गया। लेकिन जब ये लपेटाया रहता है तो हो सकता है ये निकल भी जाए। आप किसी बॉल में धागा लपेट के देखो और ऐसे करके छोड़ दो तो धीरे से निकल जाएगा वो। तो वो ना निकले करके ये H1 प्रोटीन आता है और क्या करता है, होल्ड करने का काम, पकड़ के रखता है। यहाँ पे H1 प्रोटीन ऐसे क्लिप जैसे इसको बांध दिए रहता है। अब ये टाइट फिटिंग में स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है। बाकी ये होल्ड करने में, पकड़ के रखने में मदद करता है। ठीक, तो इस जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है कि हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है। आपके पास ये चारों हैं। समझ आ गया बात, किसको नहीं समझ में आया, कोई पूछता ही नहीं, सबको समझ में आ गया। इसका मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। चलो, ये हिस्टोन ऑक्टामर क्लियर है। ये आपका पकड़ के रखने का काम करेगा। वो क्लिप जैसा स्ट्रक्चर वहां पे ये सब में बना हुआ रहता है, वो H1 का काम है। ठीक, समझ आ गया आपको हिस्टोन का खेल। ओके, अब नॉन हिस्टोन में आ जाओ। ये क्या है, फंक्शनल प्रोटीन है। ये एंजाइम सिंथेसिस करता है। एंजाइम का सिंथेसिस करना, सिंथेसिस करना के मतलब एंजाइम बनाता है। कौन कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज,
इस तरह के एंजाइम का ये सिंथेसिस करता है। ठीक, ये एंजाइम बहुत मेजर एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए बनाने में मदद करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए का सिंथेसिस करने में मदद करता है। तो इस तरह के एंजाइम का ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है बॉडी में सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से डीएनए और आरएनए बनते हैं शरीर में। ठीक, ये केवल 20% आएगा। तो यहां तक आपका कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल खत्म होता है। अब कोई प्रश्न हो तो पूछो।